हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और संघर्षों से ज़रूर कुछ न कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के 2 टॉपिक्स करेंगे। पहला टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और दूसरा जो होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों पार्ट जो है वो आज हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? एक्सप्लेन इट्स मेन टाइप्स एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन और डेटा का एक व्यवस्थित समूह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने और स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड देता है। ठीक है ना? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? इंस्ट्रक्शन का समूह होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए और किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कमांड देने का काम करता है ना? ठीक है, यह कंप्यूटर का वह इंटेंजिबल इंटेंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते है ना, भौतिक रूप से जिसको छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसके बिना हार्डवेयर का कार्य भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमको पता है हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है हार्डवेयर, एक तो है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को चलाने का जो काम करता है वही होता है कौन? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब मेन टाइप्स पे बात करते हैं, क्योंकि इसके टाइप्स का एक एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो मैं नीचे बात करूंगी, इसलिए हमको पहले उसके डेफिनेशंस को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को मैनेज और कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? इंटरनल ऑपरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करने का जो काम करता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और क्या काम होता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस प्रदान करता है वो भी कौन होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखनी, इंटरनल ऑपरेशन को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है और यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस हमको प्रोवाइड करता है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर होते हैं मेनली तीन सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीन तरीके के होते हैं, तीन कैटेगरीज के होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। काम क्या है इसका? तो यह मुख्य रिसोर्स मैनेजर है, सभी रिसोर्सेस को मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सीपीयू, मेमोरी और फाइल्स को क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमको बहुत सारे पता है, विंडोज, लाइनक्स, एंड्रॉइड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो है वो है सिस्टम यूटिलिटीज। अब ये क्या होता है? ये कंप्यूटर के मेंटेनेंस और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ उपयोग किए जाते हैं। पहला मेंटेनेंस में और दूसरा स्मूथ फंक्शनिंग, कि हमारा जो सिस्टम है वो सही तरीके से स्मूथली अपने कार्य को करे। उसके लिए हम क्या करते हैं? सिस्टम यूटिलिटीज का यूज करते हैं, जैसे कि आपको पता है कौन कौन सा? एंटीवायरस, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिफ्रेगमेंटेशन, इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का क्या काम होता है? ये स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस को ओएस के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। ठीक है, केवल अगर आप क्या करेंगे, डिवाइस को कंप्यूटर से अटैच कर देंगे तो हम जो है अ, हमारा जो डिवाइस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, हमारे सिस्टम के साथ काम नहीं कर पाएगा जब तक कि हम उसके डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं कर लेते या उसको मैनेज नहीं कर लेते तब तक। ठीक है, तो ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा टाइप जो है वो है प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए आप लोग अलग अलग भी पढ़े होंगे है ना, लेकिन जो ये दिया हुआ है ना, ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, तो आपको एज इट इज पढ़ना है। ठीक है, तो प्रोग्रामर द्वारा कोड लिखने के लिए और उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए जिसका यूज होता है वही कौन होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोग्रामिंग टूल्स। अब कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको पता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको पता है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में बदल देता है। ठीक है ना, अब असेंबली लैंग्वेज क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे। कंपाइलर क्या करता है? पूरे सोर्स के कोड को एक साथ मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का काम करता है या एक साथ एग्जीक्यूट करने का काम करता है, वो होता है कंपाइलर। पर इंटरप्रेटर क्या करता है? कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जैसे कि पाइथन इंटरप्रेटर काम करता है। ठीक है, ये मैं बेसिक ओवरव्यू बता रही हूँ। इसके बाद इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे हम अभी अगले क्वेश्चन में देखेंगे, बात करेंगे। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीसरा टाइप है। अब ये क्या होता है? ये एंड यूजर की स्पेसिफिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने ही इसलिए होते हैं ताकि यूजर जो है अपना स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब ये भी दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है जनरल पर्पस और एक होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो
सामान्य कार्यों के लिए यूज होते हैं, है ना? जैसे कि वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, ये। लेकिन कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो किसी खास यूज़र ऑर्गेनाइज़ेशन की ज़रूरत या हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे यूज़र का रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ नया सॉफ्टवेयर जैसे टैली वगैरह बनाते हैं, तो वो कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो जनरल काम के लिए ही बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर द्वारा समझने वाले मशीन लैंग्वेज में क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है। किसको? लैंग्वेज ट्रांसलेटर को, है ना? इनका ये काम होता है। अब हमको पता है, अभी पढ़े हैं कि कितने टाइप्स के हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहला होता है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? ये असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये तो हम पहले पढ़े। लेकिन असेंबली लैंग्वेज होता क्या है? ये होता है न्यूमेरिक्स कोड। अब ये कोड कैसे होते हैं? जैसे ऐड, सब, ये ना एक्चुअली आप लोग सीएसए में पढ़े होंगे। सीएसए में असेंबली लैंग्वेज का ना कुछ-कुछ कोडिंग वहाँ पर दिया हुआ है ना? जैसे ऐड क्या करेगा ये? ऐड करने का काम करेगा। सब जो है वो सब्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। मूव क्या करेगा? मेमोरी से एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। ऐसा काम करता है ये सब, है ना? तो ये सभी जो कीवर्ड्स हैं, यही क्या है? निमोनिक्स कीवर्ड है जो असेंबली लैंग्वेज के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है? जिन्हें असेंबलर क्या करता है? इन कोड्स को, ये इंग्लिश कोड्स ही होते हैं, इनको क्या करता है? बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है। दूसरा जो टाइप है वो है कंपाइलर। कंपाइलर कैसा है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है और उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है? जैसे आप सी प्लस प्लस में या जावा में या सी में प्रोग्राम लिखते हैं, उस सोर्स कोड को हमारा जो कंपाइलर है वो क्या करता है? एक साथ कंपाइल कर देता है और रन करके एक साथ एरर दिखाता है ना? यदि प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर होती है तो एग्जीक्यूशन से पहले सभी एरर को एक साथ रिपोर्ट करता है। ठीक है? जैसे ही आप लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद जितने भी एरर्स हैं वो आपको एक साथ शो होते हैं और जब आप उन एरर्स को रिजॉल्व करते हैं तभी वो क्या हो जाते हैं, फिर एग्जीक्यूट हो जाते हैं और आपका जो भी आउटपुट है वो आ जाता है ना? यह एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेटर है। अब ये आपको याद रखना है कि कंपाइलर और क्या काम करता है, तो ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करने का काम करता है। ठीक है? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन सा? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी क्या है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को ही ट्रांसलेट करता है, पर कैसे? ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जैसे पाइथन का इंटरप्रेटर करता है ना? यह एक लाइन को रीड करता है, उसे ट्रांसलेट करता है और यदि कोई एरर नहीं है, तभी उसे क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। ठीक? यदि किसी लाइन में अगर एरर आ गई तब क्या होगा? यह एग्जीक्यूशन को तुरंत वहीं पर रोक देगा और उससे क्या हो जाता है? हमारा डिबगिंग आसान हो जाता है। देखिए अब क्या होता है ना, कंपाइलर में एक साथ प्रोग्राम्स को रन करते हैं हम, तभी हमारे पास एरर्स जो है वो राइज होते हैं। तो उससे क्या होता है कि सभी एरर्स को समझना और एक साथ रिजॉल्व करना मुश्किल होता है। पर इंटरप्रेटर में हम क्या करते हैं, हमको पता चल जाता है कि फर्स्ट लाइन को लिखने के बाद जैसे सेकंड लाइन में जाओगे तो एरर वहाँ पर अराइज हो जाता है और हमको समझ में आ जाता है कि इस लाइन में एरर है, तो हम उसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। ठीक है? तो पाइथन जो है, हाँ, इसे इंटरप्रेटर का यूज करता है। अब कंपैरिजन अगर हम तीनों में देखें तो मैं बेसिक कंपैरिजन टेबल यहाँ पर रखी हूँ, पर बाद में मैं आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मेनली क्या-क्या डिफरेंस होते हैं वो मैं बताऊँगी, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है? डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो अगर तीनों में भी देखते हैं तो इनपुट की बात करें तो असेंबलर क्या करता है? एज असेंबली लैंग्वेज इनपुट लेता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज लेता है और इंटरप्रेटर में हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन प्रोसेस की बात करें तो ट्रांसलेट, ये निमोनिक्स को ट्रांसलेट करता है। अब ये क्या करता है? पूरे एंटायर कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है और ये एंटायर कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। एरर्स की बात करें, इसमें फिक्स्ड आफ्टर असेंबली, जैसे आप असेंबलर लगाएंगे आपका कोड पूरा चेंज हो जाएगा, रन हो जाएगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो? उसको फिक्स कर सकते हो एरर को। लेकिन इसमें कैसे होता है? रिपोर्ट ऑल एरर एट द एंड। इसमें आपको एक साथ पूरे प्रोग्राम्स को करने के बाद, उसको रन करने के बाद आपको दिखता है कि कहाँ-कहाँ एरर है। लेकिन ये क्या करता है? स्टॉप एट द फर्स्ट एरर फाउंड। जैसे इसको पहला एरर मिलता है वो क्या करता है? रुक जाता है और डिबग होने के बाद ही नेक्स्ट लाइन में जाता है। तो अगर स्पीड की बात करें तो ये बहुत फास्ट काम करता है और ये भी फास्ट काम करता है किसके कंपैरिजन में? इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में। ठीक है? तो ये था कंपैरिजन टेबल। अब यहाँ पर देखते हैं मेन जो क्वेश्चन
आता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस, वो बात करते हैं। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है तो पढ़ते हैं। पहले तो आप इसका डेफिनेशन ऊपर से पढ़ लिए होंगे, हम लोग सीधे इसके डिफरेंस पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर ट्रांसलेशन मेथड पे देखें तो कंपाइलर कैसे ट्रांसलेट करता है, या पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, और ये क्या करता है, पूरे कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा और लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करें, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर दिया, इसलिए क्या होता है, बहुत फास्ट होते हैं। और क्योंकि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्लो होता है। इंटरमीडिएट कोड की अगर बात करें तो यह एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है ना, लेकिन इंटरप्रेटर कोई भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करता। एरर के डिटेक्शन की बात करें तो सभी सिंटैक्स एरर को स्कैन करने के बाद अंत में एक साथ ये रिपोर्ट करेगा कि हाँ भाई इस लाइन में यहाँ यहाँ एरर है। और ये क्या करेगा, पहला एरर मिलते ही एग्जीक्यूशन को रोक देगा। उससे हमको डिबगिंग करना आसान हो जाता है। मेमोरी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो कंपाइलर के लिए क्या क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट कोड स्टोर करने के लिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने बात किया था ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है जिसको स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत है, पर इससे कम मेमोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट नहीं होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर यूज होता है, तो C++, जावा, इसमें कंपाइलर यूज होता है। लेकिन पाइथन, PHP और रूबी, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनमें कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होता है, इंटरप्रेटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर से पढ़ना है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़े, अब उसके एक एक टाइप्स पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताइए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। अब इसमें क्या पूछा है, एग्जाम्पल्स बताओ। तो यहाँ पर बताना है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, बूटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। और कहाँ, यह हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, और यह बैकग्राउंड में ही काम करता रहता है। ठीक है, ये किसके काम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम है। ठीक है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें होता है विंडोज, लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर आता है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो डेफिनेशन पहले देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स उपयोग और प्रोसेसिंग टेक्निक के आधार पर कैटेगराइज्ड किए गए हैं। ठीक है, कैसे हम इसको कैटेगराइज किए हैं, प्रोसेसिंग टेक्निक्स के आधार पर और उसके यूजर्स के आधार पर। तो सबसे पहला होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें हम क्या करते हैं, सेम टाइप का जो जॉब रहता है उसका एक क्यू बना लेते हैं, एक बैच बना लेते हैं, और एक साथ हम क्या करते हैं, प्रोसेसर को देते हैं और वो एक साथ एग्जीक्यूट करता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, मल्टीपल यूजर्स होते हैं और उनको हम क्या करते हैं, CPU पर टाइम शेयर करते हैं। पहले यूजर 1 को देंगे या यूजर 2 या जिसकी प्रायोरिटी हाई है, ऐसा अलग अलग हम रखते हैं जिसके यहाँ पे हम टाइम को शेयर करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वे कैसे काम करता है, तो ये टाइम क्रिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल कंप्यूटर को एक सिस्टम की तरह ऑपरेट करना है तब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड अ रिसोर्स मैनेजर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। ठीक है, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है, कोई 4 रीजंस बताने। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन बताएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, कुशलतापूर्वक मैनेज, एलोकेट और कंट्रोल करता है। ठीक है, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है ना भाई, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, है ना, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिसोर्स मैनेजर। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिस्टम के लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज इस तरह से हो कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे हमको पता है अलग अलग प्रोसेसर को कई बार सेम रिसोर्सेज भी चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो कौन मैनेज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी को मैनेज कर रहा होता है कि कब किस रिसोर्सेज को किस प्रोसेसर को दिया जाए। ठीक है, तो ये 4 रिसोर्स मैनेज, कौन कौन से रिसोर्सेज मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 4 दिया। पहला तो प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है, वैसे ये तय करता है कि कौन सा प्रोसेस कब और कितनी देर के लिए CPU का उपयोग करेगा। अब बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो एक साथ
सीपीयू में अपने एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन हम एक साथ सीपीयू को नहीं दे सकते, क्योंकि हमको पता है कि सीपीयू जो है एट अ टाइम एक ही प्रोग्राम को क्या करता है, ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना? तो कौन सा प्रोसेस कब सीपीयू को देना है, कितनी देर के लिए देना है, ये कौन मैनेज करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यह प्रोसेस शेड्यूलिंग के माध्यम से सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज कर देता है, ठीक है ना? प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से हम पढ़े ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, लिफो, ये सब। तो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या करते हैं, कितने स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी प्रोसेस को सीपीयू को देना है और कब देना है ना? ये चीजें हम प्रोसेस शेड्यूलिंग के थ्रू करते हैं, जिससे हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन और बढ़ जाता है, ठीक है। सेकेंड है मेमोरी मैनेजमेंट। यह प्राइमरी मेमोरी के रैम का एलोकेशन और डी एलोकेशन करता है। जैसे कि आपको पता है रैम में जो मेमोरी है ना, जो डेटा है वही हम सीपीयू को देते हैं, लेकिन मान लो सीपीयू ऐसे एड्रेस जनरेट कर रहा है जो डेटा रैम में नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रैम से कुछ डेटा हटा के कहाँ करना पड़ेगा, उसको सेकेंडरी मेमोरी में डीएलोकेट करना पड़ेगा। और जो डेटा अभी सीपीयू जिसका रिक्वायरमेंट है जिसको सीपीयू को, उस डेटा को एलोकेट करना पड़ेगा कहाँ पे, रैम में, ठीक है। तो एलोकेशन डीएलोकेशन का काम करता है प्राइमरी मेमोरी में कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और यह ट्रैक करता है कि मेमोरी का कौन सा हिस्सा किस प्रोसेस द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपने क्या किया, पूरे रैम को फिजिकल एड्रेस के थ्रू डिवाइड कर दिया और पूरे सेकेंडरी मेमोरी को लॉजिकल एड्रेस से पेजेस में डिवाइड कर दिया है और रैम को फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया है ना? तो कौन सा हिस्सा अ, किस प्रोग्राम को अभी होल्ड करके रखा है, ये सब चीजें भी ट्रैक करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट काम क्या होता है इसका, फाइल मैनेजमेंट। फाइल को कैसे मैनेज करता है, या स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को ऑर्गेनाइज करने, स्टोर करने और रिट्रीव करने के काम को भी मैनेज करता है। इसमें क्या करता है, ये अलग अलग डायरेक्टरीज बनाना है, फाइल्स को डिलीट करना है या कॉपी करना है या फिर एक्सेस का परमिशन देना है, ये सभी काम कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्या काम करता है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है। यह सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस और प्रिंटर, इन सभी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल बिठाने का काम करता है, सिंक्रोनाइज्ड करता है तीनों को, है ना। और क्या करता है, यह डिवाइस ड्राइवर का उपयोग करके हार्डवेयर कंपोनेंट को सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट तभी काम करेगा जब डिवाइस ड्राइवर का हम यूज करेंगे। अब ये डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं, सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है इसके लिए सक्षम बनाते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये चार जो है रिसोर्स मैनेज करने के काम थे किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम बोलते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का बैकबोन है। तो ये बोल रहे जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग इट्स प्राइमरी फंक्शन। तो वो जस्टिफाई करो भाई, आपने बोल दिया, जस्टिफाई करो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि यह पूरे सिस्टम को के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। इसके बिना कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये क्या करते हैं, पूरे हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनके बीच में ब्रिज के जैसा काम करता है ना। केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहा तब भी हमारा काम पूरा नहीं होगा, केवल हार्डवेयर रहा तब भी काम नहीं होगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में तालमेल बिठाकर कब किस हार्डवेयर का यूज किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए करना है, ये सब मैनेज करने का काम कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। देखते हैं और क्या क्या काम करता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बैकबोन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। पहला प्रोसेस मैनेजमेंट करने का काम करता है। अब जैसे कि हम बात किए थे कि सीपीयू को अलग अलग टास्क हम देते हैं, है ना। तो कब किस टास्क को दिया जाए, कितने टाइम के लिए दिया जाए, कब वो टास्क एलोकेट किया जाए सीपीयू को, ये सब मैनेज करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ना, जो कि मेन काम है। मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, रैम के स्पेस को एलोकेट डी एलोकेट करना, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट का काम करता है, फाइल्स और फोल्डर के स्टोरेज डिवाइस को ऑर्गेनाइज करना, कहाँ कब कौन सी फाइल रहेगी, ये यूजर इंटरफेस, यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस देने का जो काम करता है वो ऑपरेटिंग। और ये जो चार काम है, ये जो चार फंक्शनैलिटी है हमारे सिस्टम की मेन फंक्शनैलिटी होती है। और इन फंक्शनैलिटी को कौन परफॉर्म कर रहा होता है, इनको इन टास्क को कौन परफॉर्म करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी काम करता है ना। इसलिए हम बोलते हैं
कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, बैकबोन है हमारे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इसके टाइप्स पे बात करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है ना। एप्लीकेशन सब तभी बनाते हैं, एक एप्लीकेशन जो है मेनली एक ही काम कर रहा होता है ना। जैसे कि अगर आप गेमिंग एप्लीकेशन बनाएं तो वो गेम ही कर मतलब गेम ही आप उसमें चला पाएंगे, आप उसमें कैलकुलेटर नहीं चला सकते। अगर कैलकुलेटर वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो उसमें आप कैलकुलेटर ही चला सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए ही यूज कर सकते हैं, उसमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं चला सकते हैं। तो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, यूजर डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है। हाँ भाई, क्योंकि हमको अगर इंटरेक्ट करना है तो हम सीधे क्या करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही अपना काम को पूरा करेंगे। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किस पर डिपेंड होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। क्यों, क्योंकि हमने बात किया था हर एप्लीकेशन को चलने के लिए कुछ न कुछ हार्डवेयर चाहिए, और हार्डवेयर मैनेज वाला काम कौन कर रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है ना। तो यहाँ पर अब कितने टाइप्स होते हैं, मेनली दो ही टाइप है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर मतलब ये कॉमन टास्क के लिए यूज होता है, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाया जाता है। इसमें डिफरेंस और नीचे पढ़ेंगे, नीचे वाले क्वेश्चन में, उसमें और क्लियर हो जाएगा इन दोनों के कंटेंट्स और की पॉइंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से हैं, तो एमएस वर्ड है, एक्सेल है, ये है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है ना। और स्पेसिफिक की बात करें तो अलग अलग सिस्टम जैसे बिलिंग सॉफ्टवेयर, पेरोल सिस्टम्स, ये सब क्या है, स्पेसिफिक जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर या बड़े पैमाने पर यूजर की समान ये कॉमन जो आवश्यकता है, कॉमन नीड्स है, उनको पूरा करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कस्टमाइज जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करते हैं, किसी विशिष्ट संस्था या व्यक्ति की विशेष आवश्यकता हो, कोई स्पेसिफिक काम के लिए हम क्या करते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अवेलेबिलिटी या ऑफ द सेल्फ उपलब्ध होता है, कोई भी इसे खरीद सकता है। हाँ, हर किसी के लिए है ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। लेकिन कस्टमाइज कैसे बनेगा, हम ये किसी डिमांड, किसी को नीड है ना, उसके डिमांड या उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, तो वो हो जाएगा कस्टमाइज। कॉस्ट बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए यह तुलनात्मक रूप से सस्ता होता है। ठीक है, ये मतलब चीपर है। और ये क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस के में अधिक समय और मेहनत के कारण ये महंगा। हाँ भाई, अगर आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, कितने हमको स्टेप्स फॉलो करते हैं तब जाके हमारा कोई एक सॉफ्टवेयर बनता है ना। तो इसलिए ये क्या होता है, ज़्यादा महंगा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एमएस वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन टूल्स, ये सब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। कस्टमाइज में स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आप बना दिए किसी स्कूल के लिए, इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम बना दिए है ना किसी शॉप के लिए या फिर मॉल के लिए, बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना दिए, तो ये क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ऐसा कुछ याद रखना। तो अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है, पर एप्लीकेशन ये क्या करेगा, यूजर के साथ ही काम करेगा। यूजर जो कमांड देगा उन्हीं कमांड्स को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। ये क्या करता है, ये बैकग्राउंड में चलता है ना। और ये क्या करता है, यूजर जो है डायरेक्टली इसको यूज करता है। कंप्यूटर स्टार्ट करने में सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी होता है, पर कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर हमारा सिस्टम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा सिस्टम ऑन होगा ही नहीं, है ना। तो जैसे कि विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एमएस वर्ड। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है और इसके फंक्शंस को बताइए। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम की परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जितना एक एप्लीकेशन का चलना जरूरी है उतना ही किसी सिस्टम का परफॉर्मेंस, उसकी सिक्योरिटी और मेंटेनेंस को भी मैनेज करना जरूरी होता है, जिसके लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज होता है वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये कंप्यूटर में आने वाले वायरस से कंप्यूटर को क्या करता है, सेफ रखता है। डिस्क स्पेस को मैनेज करने का काम करता है ना। और अनवांटेड फाइल्स को रिमूव करता है और सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक, कौन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, तो एंटीवायरस है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर है, बैकअप सॉफ्टवेयर है, ये सब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, सिस्टम यूटिलिटी के बारे में बताना है। सिस्टम में यूटिलिटी वे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस, कॉन्फ़िगरेशन और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब इनका मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। हम चाहते हैं ओवरऑल हमारे सीपीयू का और सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, तो उसको हमको मेंटेन करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग का ध्यान रखना होता है, जो काम कौन करता है, सिस्टम यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। ठीक है, कौन-कौन से यूटिलिटीज़ और फंक्शंस सिस्टम यूटिलिटीज़ करता है, तो पहला होता है डिफ्रैगमेंटर। अब ये क्या होता है, इसको हम 2-3 बार पढ़ लिए, यहाँ पर है ये डेफिनेशन में करके मैं नहीं बता रही थी। यह डिस्क पर स्कैटर्ड फाइल्स को एक साथ लाता है, जिससे डेटा एक्सेस स्पीड और सिस्टम परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। अब देखो हमारा जो सिस्टम है वो पेजेस में, मतलब सेकेंडरी मेमोरी पेजेस में डिवाइडेड है, कुछ डेटा कहीं और रखी है, कुछ फाइल कहीं और रखा है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, किसी एक डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, उसके टुकड़े अलग 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 डिवाइडेड है, तो ऐसे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये डिस्क डिफ्रैगमेंटेड होता है ना, ये क्या करता है, हेल्प करता है कि सभी डेटा को एक साथ मर्ज करें और डेटा जो है वो हमारे लिए लेके आए, रिट्रीव कर पाए हैं जिससे हम। ठीक है, एंटीवायरस यूटिलिटी, यह सॉफ्टवेयर हमारा जो सिस्टम है उसको मालवेयर, वायरस और ट्रोजन के लिए स्कैन करता है और उन्हें हटाकर हम हमारे सिस्टम को सेफ रखता है। फाइल्स के कंप्रेशन में यह बड़ी फाइल्स के साइज को रिड्यूस कर देता है, ताकि हमारा जो स्टोरेज है वो क्या हो जाए, ऑप्टिमल हो जाए, उसका यूज हम दूसरे कामों के लिए कर पाए। ठीक है, तो ये सिस्टम यूटिलिटीज हैं, आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि डिवाइस ड्राइवर क्या है और व्हाई इट कंसीडर्ड एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए ये डिवाइस ड्राइवर इतना जरूरी क्यों है, यही बताना है। तो डिवाइस ड्राइवर एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के विशिष्ट हार्डवेयर डिवाइस के बीच एक ट्रांसलेटर या इंटरफेस के रूप में काम करता है। ठीक है, अब क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं डिवाइस ड्राइवर के, वो देखते हैं। पहला तो कम्युनिकेशन। प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस को अपनी स्पेसिफिक इंटरनल वर्किंग और कमांड्स होती है ना। अब हर डिवाइस जो है, अब हर डिवाइस का अलग अलग अपना अपना काम होता है। जैसे कीबोर्ड का काम क्या है, तो कीज प्रेस करना, है ना। माउस का काम क्या होता है, तो ये क्लिक के थ्रू पॉइंटिंग करना, ये सब। तो ड्राइवर्स क्या करते हैं, इन कमांड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने योग्य बाइनरी सिग्नल्स में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सिस्टम को एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सभी को बाइनरी सिग्नल या बाइनरी लैंग्वेज में हमारे इंस्ट्रक्शन को, ये सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हार्डवेयर सपोर्ट। जब भी सिस्टम में कोई नया हार्डवेयर जैसे प्रिंटर या स्कैनर आप ऐड कर दिए, तो ओएस को पहले ये बताने के लिए कि उस हार्डवेयर का उपयोग कैसे करना है, तो उससे संबंधित ड्राइवर हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जिससे ओएस को पता चल जाए कि कैसे काम होगा इस हार्डवेयर का। एफिशिएंसी, यह सुनिश्चित करता है कि हार्डवेयर डिवाइस बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के ओएस के साथ स्मूथली कम्युनिकेट कर पाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइस ड्राइवर का यूज करते हैं। 3 चीज़ों में याद रखना, पहले तो कम्युनिकेशन में, दूसरा हार्डवेयर के सपोर्ट के लिए और तीसरा एफिशिएंसी। इन तीनों कामों के लिए हम डिवाइस ड्राइवर का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल और लॉजिकल क्वेश्चंस भी मैंने रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अ प्रोग्रामर राइट्स अ कोड इन पाइथन इफ द कोड हैज अ सिंटैक्स एरर ऑन लाइन 10। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कोई प्रोग्रामर है जो पाइथन की कोडिंग कर रहा है और 10वें लाइन में उसका सिंटैक्स एरर है। एक्सप्लेन हाउ द इंटरप्रेटर विल हैंडल दिस कंपेयर्ड टू अ कंपाइलर। ठीक है, अब बताओ कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर इस सेम सिंटैक्स एरर को कैसे अलग अलग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और किसमें डिबगिंग ज्यादा अच्छे से हो जाएगी और क्यों होगी, ये चीज आपको बताइए। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं, है ना। पहला तो इंटरप्रेटर क्या होता है, या कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे ही वो लाइन 10 पर पहुंचेगा, एग्जीक्यूशन वहीं पर रुक जाएगा और एरर रिपोर्ट कर देगा, तो हमको पता चलेगा 10th नंबर की लाइन में एरर है और उसको हम डिबग करेंगे। कंपाइलर अब क्या करेगा, उसको नहीं पता कि ये 10th वाली लाइन में एरर है, पूरे प्रोग्राम्स को, वो पूरा कंप्लीट हो गया हमारा प्रोग्राम, उसके बाद ये पूरे कोड को एक साथ स्कैन करेगा, फिर वो बताएगा कि ये लाइन जो लाइन 10 है
उसकी एरर को प्रोग्राम के अंत में अन्य सभी एरर के साथ एक साथ वो क्या करेगा, लिस्टिंग करेगा। ठीक है, अब वो 10th लाइन में एरर है, वो कब दिखाएगा, जब हमारा पूरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, उसके बाद स्कैन करेगा, तब वो दिखाएगा 10th लाइन में एरर है। ठीक है, तो डिबगिंग के लिए बेटर कौन है इन दोनों में, इंटरप्रेटर है। क्यों, क्योंकि यह एरर के सटीक स्थान पर एग्जीक्यूशन रोक देगा। जहां पर भी एरर है, जिस लाइन में एरर है, उसके एग्जीक्यूशन को रोक देगा, जिससे प्रोग्रामर को तुरंत पता चल जाएगा कि इस लाइन में जो है वो एरर डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, तो फास्ट वे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, सपोज ए कंप्यूटर सिस्टम है 4 GB of RAM. The operating system occupy 1.2 GB and three applications required 800 MB, 500 MB and 1.5 GB respectively. Can the OS run all three applications simultaneously? Explain the role of OS as a memory manager. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें कितनी मेमोरी है, उसके रैम में अभी है 4 GB। ठीक, 4 GB मतलब आपको पहले पता करना है कि कितना MB, क्योंकि कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर MB में दिया है कुछ और कुछ दे दिया है GB में। ठीक है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा टोटल कितना MB। तो आपको पता है 1 GB इज इक्वल टू कितना MB होता है, 1 GB बराबर 1024 MB, है ना। तो आप इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4096 MB। ठीक, तो पहले तो हम MB में कन्वर्ट कर लिए। अब कितना मेमोरी OS ने पहले से ऑक्यूपाई करके रखा है, तो कितना ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पर बताया है कि 1.2 GB पहले से OS ने ऑक्यूपाई करके रख लिया। मतलब अगर इसको हम लोग MB में कन्वर्ट करें तो कितना MB इसने कन्वर्ट रखा हुआ है, तो 28.8 MB किसने ऑक्यूपाई किया है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब कितना मेमोरी अवेलेबल है ये देखने के लिए इसको और इसको माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल गया इतना जो स्टोरेज है वो क्या है, फ्री है हमारे पास अभी। तो अब हमको किसको किसको कितना देना है, तो एक को 800 MB देना है, एक को 500 MB और एक को 1.5 GB देना है। ठीक है, तो तीनों का अगर हम ऐड करते हैं, 1.5 GB मतलब 1536 MB, इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है टोटल, 2836 MB आ रहा है। क्या इतना स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल है क्या, ये चेक करो आप। हाँ, तो हमारे पास ये स्टोरेज अवेलेबल है, ये इससे ज़्यादा ही अवेलेबल है। मतलब हम ये तीनों प्रोग्राम्स क्या कर सकते हैं, मेमोरीज में रख के उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि हाँ, ओएस जो है वो क्या करेगा, सभी एप्लीकेशंस को चला सकता है, क्योंकि जो अवेलेबल स्टोरेज है उससे कम ही हमको अभी मेमोरी चाहिए। ठीक है ना, या उसके बराबर या कम है, इसलिए हम एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। रोल क्या है यहाँ पर ओएस का, यहाँ ओएस मेमोरी मैनेजर के रूप में रैम के ब्लॉक को एलोकेट करता है और यह ट्रैक करता है कि कौन सा प्रोसेस कितनी मेमोरी यूज कर रहा है। ये काम कौन कर रहा होता है, ओएस एज अ मेमोरी मैनेजर। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा अभी, तो एक बार वीडियो को रिपीट जरूर करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको कन्वर्ट करना बस आना चाहिए, इसको जीबी को एमबी में। अगर आप ये कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ यू डिलीट अ डिवाइस ड्राइवर, आप डिवाइस ड्राइवर को आपने डिलीट कर दिया, किसका, माउस का, कैन द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टिल यूज इट, तो क्या अब भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज कर पाएगा, अब और कर पाएगा तो क्यों, और नहीं कर पाएगा तो क्यों, ये दोनों चीजें आपको बताना है। ठीक है, अब आपने अगर डिवाइस ड्राइवर ही डिलीट कर दिया तो क्या होगा, नहीं, अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माउस को यूज नहीं कर पाएगा, ओएस माउस का उपयोग नहीं कर पाएगा। कारण क्या है, क्योंकि ओएस केवल यूनिवर्सल कमांड भेजता है, लेकिन माउस के स्पेसिफिक हार्डवेयर सिग्नल को समझने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता है। अब ये ड्राइवर यहाँ पर है ही नहीं, तो ड्राइवर के बिना ओएस और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन का लिंक जो है वही ब्रेक हो जाएगा, है ना। और अगर वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर ओएस जो है वो माउस का यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक। अब इसके बाद ना आप देखिएगा सिलेबस में, एक मिनट मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। ये तो सिलेबस में क्या दिया था ना, पहला तो 3 चीजें था। पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर, मतलब कि ये था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पर पूछा था प्रोग्रामिंग टूल्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर और इनमें डिफरेंस।
ठीक है, और क्या पूछा था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तीनों मतलब सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स और ये और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तीनों पढ़ लिए, इससे आने वाले क्वेश्चन भी पढ़ लिए। इसके बाद अब ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शनिंग पे पूछा था, तो हम लोग फंक्शनिंग भी बता दिए कि प्रोसेस मैनेज करता है ना? फाइल मैनेज करता है, ये सब। अब इसके बाद ना क्वेश्चन ओएस की यूजर इंटरफेस है, तो अब ये वाला पार्ट भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इसको भी मैं यहाँ पे करवाऊँगी, तो देखते हैं, ठीक? तो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस। कितने टाइप के यूजर इंटरफेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये बताना है और डिफरेंशिएट करना है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सीएलआई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस और जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये बता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस वह माध्यम है जिसके द्वारा, एक मिनट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस वह माध्यम है जिसके द्वारा एक यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है। अगर क्या करना है, यूजर को इंटरैक्ट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, यूजर इंटरफेस चाहिए। एनसीईआरटी के अनुसार इसके दो प्रकार है। पहला तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं जीयूआई, या इसी को ही हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना? तो दोनों में डिफरेंस पड़ता है। क्या होता है दोनों, पहले इसके डेफिनेशन में देखें तो इसमें यूजर को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कमांड्स टाइप करना पड़ता है। जैसे हम लोग डॉस कमांड यूज करते हैं, सीएमडी करके कमांड, है ना? तो उसमें आप क्या करते हैं, टाइप कर करके कमांड्स को बताते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना? ये केवल टेक्स्ट बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें केवल हम टाइप कर करके कमांड देते हैं। इसे सीखना थोड़ा कठिन है, क्योंकि यूजर को कमांड याद रखना पड़ता है। हाँ भाई, अगर आप सीएमडी चला के आपको अगर नहीं पता कि डायरेक्टरी कैसे चेंज करनी है, कैसे नई फाइल्स बनानी है, तो उसकी कमांड नहीं याद, तो फिर ये नहीं बनेगा आपसे, तो कमांड याद रखना पड़ता है। इसमें बताया भी है एग्जाम्पल में, डॉस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनक्स का टर्मिनल है, वहाँ पर जो है ये कैरेक्टर लाइन इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस का यूज होता है। दूसरा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये क्या हुआ, इसमें यूजर विजुअल कंपोनेंट जैसे WIMP, विंडोज, आइकन्स, मेन्यू या पॉइंटर्स का उपयोग करता है ना? जैसे कि आपको पता है व्हाट्सएप को आप नीचे लिखा हुआ एप्लीकेशन में ये नहीं देखेंगे कि WHATSAPP लिखा है कि नहीं, आप क्या देखते हैं, वो ग्रीन कलर का लोगो देखते हैं, विजुअल जो वहाँ पर इमेज देखते हैं, और उसी को देख के आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप ऑन कर लेते हैं, है ना? तो वही बता रहे हैं कि विजुअल कंपोनेंट में क्या होता है, विंडोज होता है, आइकन होता है, मेन्यू होते हैं और पॉइंटर्स होते हैं। इनका उपयोग करते हैं किसमें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये यूजर फ्रेंडली होता है क्योंकि यूजर के लिए चीज़ों को वो देखा है जिसको उसको याद करना ज़्यादा आसान होता है, और इसे माउस या टच स्क्रीन से हम लोग संचालित कर सकते हैं, इसका यूज करके इसको चला सकते हैं, ठीक है? कौन कौन से होते हैं, विंडोज 11, मैक ओएस, एंड्रॉइड, इन सभी में जो इंटरफेस यूज होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसमें सारी सारी नहीं, ज्यादातर चीजें जो है वो ग्राफिक्स के फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेंगी, मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में होती है। दोनों में डिफरेंस जरूर से पढ़ के जाइएगा। तो क्या होता है कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में डिफरेंस। पहला तो इंटरेक्शन की अगर बात करें, तो इसमें आप टाइपिंग के थ्रू कमांड देते हैं, और इसमें क्लिक करना है आपको आइकन से मेनू में, ठीक है, या टच करना है अगर आप स्क्रीन टच स्क्रीन का यूज कर रहे हैं तो, है ना? एज ऑफ यूज तो डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स, है ना? क्योंकि आपको पता है इसमें आपको सभी कमांड्स को चलाना आना चाहिए, तो कमांड्स याद रहने जरूरी है। लेकिन ये क्या होता है, ईजी होता है ना? और इसलिए बहुत ज़्यादा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो क्या है, पॉपुलर है। स्पीड अगर देखें तो इसकी स्पीड फास्ट होती है, ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड स्लो होती है, क्योंकि हैवी ग्राफिक्स होता है, उसको इंटरप्रेट करने में टाइम लग जाता है। ग्राफिक्स की अगर बात करें तो इसमें कोई ग्राफिक्स इमेज नहीं होते, पर इसमें हाई क्वालिटी के आइकन्स और विजुअल जो अलग अलग पिक्चर्स हैं वो होते हैं। डिवाइस की अगर बात करें तो कीबोर्ड इसमें चाहिए अगर आपको कमांड लाइन इंटरफेस यूज करना है। इसमें क्या है, माउस या फिर कीबोर्ड दोनों की जरूरत होती है, या समटाइम्स आप इसमें टच स्क्रीन का यूज कर रहे होते हैं अगर वो एंड्रॉयड टाइप का है तो, ठीक है। चलो अब हम लोग एमसीक्यूज कर लेते हैं। अब इसमें एमसीक्यूज मैंने बहुत सारे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो दोनों टॉपिक्स थे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज ट्रांसलेटर से हम लोग देखते हैं एमसीक्यू। तो सबसे पहले वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कौन करता है, तो हमको पता है कौन करता है, इंटरप्रेटर। असेंबली लैंग्वेज को कौन ट्रांसलेट करता है, तो असेंबलर ट्रांसलेट करता है। लाइन बाय ट्रांसलेशन कौन करता है, लाइन बाय लाइन, अरे डबल हो गया।
इंटरप्रेटर करता है ना। ऑब्जेक्ट कोड, हाँ ये चीज़ आप याद रखिए, ऑब्जेक्ट कोड कौन जनरेट करेगा, जब हम लोग डिफरेंस पढ़े थे वहाँ पर भी मैं बताई थी। कौन करता है ये करता है कंपाइलर। ठीक, पाइथन लैंग्वेज किस कैटेगरी में आता है, तो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज से करते हैं। क्या बोले, विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि इंटरनल ऑपरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करने का काम कौन करता है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है, नहीं, ये तो कोई एक स्पेसिफिक टाइप का ही टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। प्रोग्रामिंग टूल, ये तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। वर्ड प्रोसेसर, ये तो एप्लीकेशन है जो केवल टेक्स्ट बेस्ड ही क्या करेगा, फॉर्मेटिंग या एडिटिंग करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, इंटरनल ऑपरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, लॉजिक क्या बोले, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, इंटरनली मैनेज कर रहे हैं ना, हार्डवेयर को मैनेज कर रहे हैं मतलब इंटरनली मैनेज कर रहे हैं। तो उसका बोल रहे हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटेटर, एंटीवायरस, फाइल कंप्रेशन टूल, ये किसके एग्जांपल्स हैं, तो हमने पढ़ा ये सिस्टम यूटिलिटीज के एग्जांपल हैं। ये मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयोगी होते हैं ये तीनों चीजें। ठीक, is a software that act as an interface between operating system and specific hardware device। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करेगा वही कौन है, डिवाइस ड्राइवर। क्योंकि आप जैसा कि हमने बात किया थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इसका लैंग्वेज नहीं पता, इसके लैंग्वेज को समझने के लिए हमने क्या किया, डिवाइस ड्राइवर बीच में लगाया ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम की बातें हार्डवेयर समझ सके और हार्डवेयर की बातें ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सके। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर से अब देखते हैं तो क्या बोल रहे हैं, विच लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट द एंटायर लेवल प्रोग्राम। तो हमको पता चल गया कि ये क्या है, कंपाइलर। अब क्या बोल रहे हैं, पाइथन यूजेस विच टाइप ऑफ, हाँ तो ये पता है हमको, इंटरप्रेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर एन इंटरप्रेटर, कौन सा इंटरप्रेटर को लेकर सही है। इट जनरेट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, नहीं भाई ये तो कौन करता है, ये कंपाइलर करता है। इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम, नहीं ये भी कंपाइलर करता है। इट स्टॉप एग्जीक्यूशन एट द फर्स्ट एरर, हाँ जहां पर पहला एरर दिखा वहीं पर रुक जाता है, कौन, इंटरप्रेटर। इट इज फास्टर देन, नहीं कंपाइलर से स्लो होता है क्योंकि एक एक लाइन को क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहा है, जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम्स को एक साथ क्या करता है, कंपाइल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से देखता है, सिस्टम डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक यूजर और ऑर्गेनाइजेशन टू मीट देयर यूनिक रिक्वायरमेंट, क्या बोलेंगे इसको, तो ये होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर वो तो कॉमन चीज़ों के लिए जो यूज होता है वो है ना, सिस्टम यूटिलिटीज है नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है नहीं, ये किसकी बात कर रहे हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात। ठीक है, जहाँ हम यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक नया सॉफ्टवेयर उसको बना के देंगे, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या बैंकिंग सॉफ्टवेयर हम पढ़े थे। एमएस वर्ड एंड गूगल शीट फॉल अंडर विच कैटेगरी, किसके अंदर आते हैं। एमएस वर्ड देख के आप समझ गए भाई ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से देखते हैं क्वेश्चन, व्हेन द ओएस मैनेज द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ रैम, इट परफॉर्मिंग विच फंक्शन, तो कौन सा परफॉर्म करेगा फंक्शन, तो मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है क्योंकि मेमोरी रैम को ही एलोकेट और डी एलोकेट करने का काम कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य है फॉर अ कंप्यूटर टू बूट, बूट करने के लिए क्या जरूरी है, एंटीवायरस नहीं, एमएस ऑफिस नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है किसी डिवाइस में तो सिस्टम बूट ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से और हम लोग करते हैं, एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये क्वेश्चन टाइप में भी आए थे तो मैंने सोचा कुछ इजी क्वेश्चन भी मैं रख लूँ, है ना। तो किस तरह का है एमएस एक्सेल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। और पेरोल सॉफ्टवेयर, पेरोल सॉफ्टवेयर ये क्या है, ये स्पेसिफिक पर्पस वाला सॉफ्टवेयर है। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, विंडोज है ना, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड, हाँ ये तो पता है भाई एप्लीकेशन है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो ये किस में आएगा, यूटिलिटी में आएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है, तो एप्लीकेशन, यूटिलिटी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस कौन देता है, तो ये देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी एलोकेशन का कार्य कौन करता है, मेमोरी एलोकेट डी एलोकेट करना है, कौन कर रहा होगा भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है क्या, मेमोरी मैनेजमेंट का काम।
अब वो ऐसे देखते हैं एटीएम मशीन में कौन सा ओएस उपयोग किए गए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, कि एक साथ एक टाइप के वाले प्रोग्राम को हम बैच में दे दिए। टाइम शेयरिंग हो रहा है कि सबके लिए टाइम डिसाइडेड है कि ये पहले 2 मिनट चलाएगा, फिर 3 मिनट तीसरा कस्टमर चलाएगा, ऐसा है क्या? नहीं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, रियल टाइम में चल रही होती है। ठीक। मल्टीपल यूजर को टाइम शेयर करने वाला ओएस कौन सा है? मल्टीपल यूजर को टाइम शेयर करना है तो टाइम शेयरिंग, टाइम शेयर करना है तो टाइम शेयरिंग, है ना। फर्स्ट यूजर को कितना टाइम देना है, सेकंड यूजर को कितना टाइम देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? टाइम शेयरिंग वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू शेड्यूलिंग किसका कार्य है? कौन करता है सीपीयू शेड्यूलिंग भाई? तो हम पढ़े हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग का काम किसका होता है? सीपीयू शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का है। रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस होती है? हाँ, अभी अगर आप प्रोसेस डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। रनिंग प्रोसेसेस होती है? नहीं भाई, रनिंग प्रोसेस तो कहाँ रहती है? रनिंग क्यू में। वेटिंग वाली कहाँ रहती है? वेटिंग वाली रेडी क्यू में रहती है क्या? नहीं, ये तो वेटिंग क्यू में रहती है। न्यू न्यू वाले कहाँ रहते हैं? तो ये जॉब क्यू जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें रहता है। तो जो प्रोसेस रेडी है, जिनको अभी सीपीयू का नीड है अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन्हीं प्रोसेस को हम कहाँ पर रखते हैं? रेडी क्यू में। तो ये था क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें मैं समरी टेबल रखी थी। हाँ, ये है, बहुत नीचे हो गया, समरी टेबल है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, क्या सफिशिएंट है, क्या सफिशिएंट नहीं है, ये बताना है। हम लोग जो पढ़े हैं उसमें से समरी देखें। पहला, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ना है, तो मोस्टली ये थ्योरी है और डायग्राम है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो हमने न्यूमेरिकल ज़्यादा किया भी नहीं, आपने देखा होगा। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और मेमोरी हायरार्की से हमने मोस्टली इसमें थ्योरी और डायग्राम लिया है, और इसमें जो आएगा वो यूनिट्स कन्वर्जन वाले न्यूमेरिकल होते हैं, जो मैंने आपको कराया था कि एबी को एमबी में, एमबी को जीबी में, जीबी को एमबी में कैसे करता है ना। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, बीट बाइट केबी, ये सब था ना, है ना। इसमें क्या होता है, ये न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, तो इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करके दिखाया। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी इसमें क्या है, मोस्टली तो थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, फिर भी हमने 1-2 न्यूमेरिकल इसमें किया है। और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इसकी तो पूरा ही थ्योरी है भाई, न्यूमेरिकल तो इसमें हमने किया नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन था इसमें, वो लॉजिकल क्वेश्चन किया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक के रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको? बूलियन लॉजिक। देखो, बूलियन लॉजिक पढ़ने में ना काफी टाइम आपको लगेगा, क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल है भाई, है ना। अगर न्यूमेरिकल और लॉजिकल बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक ही क्लास में बूलियन लॉजिक पूरा कंप्लीट कर दूं, जिसमें पहले तो मैं ये बेसिक गेट्स बताऊंगी कौन कौन से होते हैं, फिर इसके ट्रूथ टेबल बनाना सिखाऊंगी, इसके एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं, इसका सर्किट कैसे बनाते हैं, ये चीजें, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, और इसके साथ साथ में हम लोग थोड़े से बूलियन लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का आएगा ना, तब आपको काम आएगा क्या? बूलियंस लॉ। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपको सोशल मीडिया से अगर जुड़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, CSIT एजुकेटर है, और यूट्यूब तो आपको पता ही है ना। और अगर आपको इंस्टाग्राम में जुड़ना है, तो इंस्टाग्राम में भी CSIT एजुकेटर के नाम से ही मेरा ID बना हुआ है। थैंक यू सो मच।